हमें क्लियर नहीं है तो हम पूछ सकते हैं कि हम क्या वैल्यू करते हैं। और यहाँ पर ये समझने की बात है कि यहाँ वैल्यू का मतलब जो हम फिलॉसफी में बात करते हैं, ये नहीं है कि हम वैल्यू का फॉलो नहीं करेंगे, हम एथिकल इश्यूज फॉलो नहीं करेंगे, बल्कि हमारे जो अपनी वैल्यूज है वो हमारी रिसर्च को इफेक्ट नहीं करेंगी, ये मतलब है। अदरवाइज अभी आप मुझे पता चला था 2 दिन पहले ही आपने प्रैक्टिस एथिक्स ये सब पढ़ा है, तो ये यहाँ पर उसका मतलब ये है कि आप किस तरह से अपनी रिसर्च में वैल्यू फ्री होगे या आपके जो विचार है वो रिसर्च को प्रभावित करेंगे, वो आगे हम बात करेंगे। तो लेकिन ये मोटे मोटे ये शब्द हमें समझने होंगे। दूसरी चीज ऑन्टोलॉजी की बात करते हैं, ये वर्ड आप प्रायः मेटाफिजिक्स कहते होंगे, इसके लिए हम ये भी शब्द इस्तेमाल करते हैं कि रियलिटी क्या है, आप क्या जानना चाहते हो, आपका रियलिटी का जो माइंडसेट है वो क्या है, इज इट आउट देयर और इज इट चेंजिंग। जैसे हम कहते हैं कि नदी का पानी हमेशा एक नहीं रहता है ना, या हम हमेशा वो नहीं रहते हैं जो हम कल थे, जरूरी नहीं है कि वो हम आज हो। तो हमारे सेल्स बदलते रहते हैं, 40 दिन पे हम पूरे बदल जाते हैं, इस तरह का। तो व्हाट्स आउट देयर यू वांट टू नो। नेक्स्ट जो बात हमें कंसिडरेशन रखनी होती है, हम सबसे पहले टॉपिक सोचते हैं और हम फिर उसको कैसे करेंगे हम फ्रेम कर लेते हैं। ये चीजें भी हमें सोचनी होती है, या हमारा स्टैंड होता है वो हो सकता है कि आपने सोचा ना हो लेकिन वो आपको पता हो कि हम इस स्टैंड के साथ बढ़ रहे हैं। दैट इज एपिस्टेमोलॉजी, दैट व्हाट एंड हाउ कैन वी नो अबाउट इट। जो रिलेशनशिप ऑफ नोअर एंड नोन है, जिसको आप जानना चाहते हैं और जो नॉलेज जो आप हैं, उन दोनों के बीच के संबंध। फिर कैसे आप उसको मेथोडोलॉजी आप क्या लेकर चलेंगे, क्या प्रोसीजर्स होंगे और आप डेटा कैसे कलेक्ट करेंगे, ये सारी चीजें आप जो है रिसर्च से पहले सोचेंगे। और उसके लिए वो स्टैंड्स जो हम ले रहे होते हैं, यूजुअली हम साइंटिफिक रिसर्च कर रहे होते हैं, है ना। हम यहाँ पर मानते हैं कि कुछ थ्योरी है एक थ्योरेटिकल लेवल पर और एक एम्पिरिकल लेवल पर, कि हम उसको ऑब्जर्व करते हैं। दीज टू थिंग्स आर वेरी मच नेसेसरी। जो हमारा एक प्रिवेलिंग कॉन्सेप्ट है रिसर्च का, जो हम करते हैं, यूजुअली हम करते हैं। आप में से आप अपने अपने टॉपिक्स को रिकॉल करिए। आप ज्यादातर लोग थ्योरी टेस्टिंग कर रहे होंगे, आप कुछ डेटा कलेक्ट करोगे एम्पिरिकली और उसको जो है फिर हाइपोथेसिस टेस्टिंग करोगे। इस तरह का काम आप करके चल रहे होगे। तो और कुछ टर्म्स जो अगर ये सारे टर्म्स में कहीं कोई दिक्कत हो तो हम बात कर सकते हैं। ये टर्म्स हम सब समझते हैं अब तक। इंडक्टिव क्या होता है, डिडक्टिव क्या होता है। इंडक्टिव रिसर्च जो होते हैं, इंडक्टिव में हम जो है रिसर्चर का गोल होता है कि कोई जो है ऑब्जर्व डेटा के बेसिस पर कोई नई थ्योरी निकाले। और डिडक्टिव में जब हम काम कर रहे होते हैं तो जो ऑलरेडी कुछ कॉन्सेप्ट्स होते हैं, पैटर्न होते हैं, थ्योरी होती है, उसको हम नए ऑब्जर्व करते हैं और उसको टेस्ट करते हैं, है ना। तो हम कह सकते हैं कि इंडक्टिव रिसर्च जो होते हैं वो थ्योरी बिल्डिंग रिसर्च होते हैं और डिडक्टिव रिसर्च जो होते हैं वो थ्योरी टेस्टिंग रिसर्च होते हैं। और इनको हम बहुत दूर ना करें। अगर हम ये देखते हैं इट्स अ काइंड ऑफ साइकिल, है ना। जब आप बहुत ध्यान से सोचो, अगर आपका वो थ्योरी नहीं सही होगा तो आप जो भी हाइपोथेसिस टेस्ट करोगे तो क्या मतलब है ना। तो ये दोनों, और इसलिए और ऑब्जर्वेशन हम कह देते हैं अरे हम थ्योरी, अरे ये तो कितनी बड़ी चीज है, हम थोड़े थ्योरी बनाएंगे। वो ऑब्जर्वेशन के बेसिस पर वो थ्योरी बनते हैं। तो ये इट्स अ काइंड ऑफ साइकिल जो चलते रहता है ना। अब हम बात करते हैं, ये जैसे कि आप क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव और पैराडाइम के सेंस में बात करते हैं, उसी तरह आप अगर एक किताब है लिंकन गुबा की नेचुरलिस्टिक इंक्वायरी करके, वो पढ़िएगा अगर कहीं आपको मिलती है तो। उन्होंने ये बात इनिशियल दौर में, ये टर्म वही उस किताब में मुझे पहली बार पढ़ने को मिला था और बहुत लोग कहते हैं कि वहीं से ये ओरिजिनेट हुआ था। पॉजिटिविज्म वर्ड को उन्होंने बात किया कि सोशल साइंस रिसर्चेस में पॉजिटिविज्म बहुत ज्यादा डोमिनेट हो रहा है। आप सबको पता है, इतना तो आपने अपने पीजी कोर्सेज में पढ़ा था कि जो क्वांटिटेटिव रिसर्च का पैराडाइम होता है उसके पीछे लॉजिकल पॉजिटिविज्म होता है ना। तो एक्चुअली द पॉजिटिविज्म वाज द डोमिनेटिंग फोर्स जो साइंटिफिज्म था। तो उसके पहले के
पॉजिटिविज्म कह दिया गया। तो प्री पॉजिटिविज्म वो था जिस समय पर कोई रिसर्च का कोई एक ऐसा बना बनाया तरीका कैसे हम करेंगे ये कुछ भी नहीं था। इट वाज अ काइंड ऑफ स्पेकुलेटिव थिंकिंग। हमारे धर्म ग्रंथों ने क्या कहा है, हमें कुछ इंट्यूशन हुआ, उसके बेसिस पर हम कुछ अपने रिजल्ट देते थे कि ऐसा होता है। मान लीजिए कोई सोशल रिसर्च का टॉपिक लीजिए, परिवारों में कोई किस तरह से परिवार बनते हैं या इस तरह की चीजें, वो ऐसा होना चाहिए, इस तरह के समय था। तो इस तरह प्री पॉजिटिविज्म उसको नाम दिया गया। फिर ये हम काफी ज्यादा ये ऑगस्ट कॉम्टे को ये श्रेय देते हैं कि उन्होंने कहा कि जो हम इस तरह की ये वाली प्री पॉजिटिविस्टिक वाला चिंतन कर रहे हैं वो इनएडिक्वेट है, वो सही नहीं है। और हमें जो है ऐसा करना चाहिए कि जिस तरह जो साइंस वाले साइंस जो मेथोडोलॉजी यूज करते हैं उस मेथोडोलॉजी को हमें सोशल साइंसेस में यूज करना चाहिए। दैट इज नोन एज पॉजिटिविज्म, है ना। ये बात आई। और इन्होंने सोसाइटी के लिए भी कहा था कि सोसाइटी अलग अलग स्टेजेस से जाती है, जैसे पहले थियोलॉजिकल स्टेज थी, फिर मेटाफिजिकल स्टेज थी, फिर अभी में ये 1847 के राउंड में, और फिर अभी में पॉजिटिविस्टिक एज है। इस तरह से उन्होंने ये बात करी और पॉजिटिविज्म के कुछ मुख्य सिद्धांत दिए, जिसको कुछ मुख्य बातें जो हम सब जानते हैं, जो हम अपने रिसर्चेस में करते हैं, बिकॉज इट वाज अ वेरी डोमिनेटिंग फोर्स 19वीं शताब्दी के शुरुआती से लेकर 1970-80 तक तो बहुत ही ज्यादा था। बाद में और भी वेव्स आने लगी, लेकिन ये अभी भी रिसर्च में और सोशल साइंसेस में लोग यूज करते हैं। ऐसा नहीं है, बंद नहीं हो गया। आप में से बहुत लोग ऐसे काम कर रहे हैं और ये एक अच्छा तरीका है। लेकिन और भी बहुत सारे इंक्वायरी के मेथोडोलॉजीज पर बात हुई, वो हम आगे में बात करते हैं। तो पॉजिटिविज्म का जो आप थॉट लेकर चलते हैं उसमें हम ये बात करते हैं कि सभी विज्ञानों में जब भी हम ज्ञान का निर्माण या ज्ञान को जानने की प्रक्रिया में गुजर रहे होते हैं तो हम एक ही तरह की मेथोडोलॉजी यूज करते हैं। और हम इसमें जो है हमारा ये उद्देश्य होता है कि हम एक्सप्लेन और प्रिडिक्ट करें एम्पिरिकली ऑब्जर्वेबल बाय ह्यूमन सेंसेस हमारी रिसर्च होती है। और हम कोई वो नहीं करते हैं लाइक किसी कॉमन सेंस पर ऐसा होता है, अरे देखते नहीं ऐसा होता है करके अगर हम कहते हैं तो ऐसा नहीं, हमें उसके पीछे का रीजन को देखना पड़ता है। और हम किसी भी प्रकार के बायसेस नहीं रखते हैं अपने रिसर्च फाइंडिंग्स में। और ये जो एक्सियोलॉजी की बात की थी, इट शुड बी वैल्यू फ्री and it should be judged only by logic। तो ये पॉजिटिविज्म में जो है ये तरीके से रिसर्च करने को एम्फसाइज किया गया था। और एक वर्ड आप यूज करते हैं रिडक्शनिस्ट, हम जिसे कहते हैं। इसमें रिडक्शनिस्ट का मतलब होता है कि जो भी वेरिएबल आप इन्वेस्टिगेट कर रहे हो, जो आप डिपेंडेंट वेरिएबल कह रहे हो, और आप अपने वेरिएबल के टर्म में अपने इन्वेस्टिगेशन को रिड्यूस कर लेते हो, है ना। आपने मान लीजिए आप कह देते हो कि हम बस ये वेरिएबल को डिफाइन कर लेते हो और ये डायमेंशन पर काम करेंगे, वो आप होलिस्टिक पर्सपेक्टिव में नहीं चल रहे होते हो। तो ये पॉजिटिविस्टिक रिसर्चर्स का एक एट्रीब्यूट है कि ये रिडक्शनिस्ट होते हैं। फिर रिलायबिलिटी वैलिडिटी की बात करते हैं। ये भी एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। इट इज क्लियर। एंड अगर हम ये इन परिप्रेक्ष्य में देखें ऑन्टोलॉजी, एपिस्टेमोलॉजी, एक्सियोलॉजी और मेथड्स के सेंस में, ये बिल्कुल जो आप क्वांटिटेटिव रिसर्च का पैराडाइम लॉजिकल पॉजिटिविज्म कह रहे होते हैं, वो वही इसको इस टेबल में दिखाने की कोशिश है कि ये मानकर चलता है कि रियलिटी इज आउट देयर एंड बाय द साइंटिफिक मेथड्स एंड वी एम्फसाइज ऑन द जनरलाइजेशन। और कुछ वैल्यू फ्री रिसर्च करते हुए हम बहुत ही स्ट्रक्चर्ड तरीके से लार्ज सैंपल पर
हम क्वांटिटेटिव मेथड्स के द्वारा, एनालिसिस के द्वारा हम ये रिसर्च को कर रहे होते हैं। तो ये जो है, ये इसका स्टैंड होता है पॉजिटिविस्टिक रिसर्च का। आई थिंक आपको पॉजिटिविस्टिक रिसर्च अच्छे से क्लियर होगी, नहीं तो हम बात करके बाद में डिस्कस करते हैं। ये इसके फिलोसॉफिकल एजम्पशंस जो अभी मैंने टेबल में दिखाए, वही बात यहाँ पर कही गई है कि हम ये मानकर चलते हैं कि इसकी ऑन्टोलॉजी ये मानती है कि जो वर्ड है उसमें एक सोशल ऑर्डर जो है वो कंसिस्टेंट है ना। और जो एपिस्टेमोलॉजी ये मानकर चलती है कि देयर इज अ वन ऑब्जेक्टिव रियलिटी, और ऑब्जेक्टिवली हम किसी चीज को समझने का प्रयास कर रहे होते हैं। और ये बात हम कर चुके हैं कि इन्होंने पॉजिटिविज्म में इन्होंने और सारे मेथड्स को मना किया था, जो स्पेकुलेशन और फिलोसॉफिकल मेथड थे, और कॉम्टे ने ये बहुत ज्यादा फोर्स किया था। अभी पॉजिटिविज्म की बात जो है यहाँ पर खत्म होती है, और पॉजिटिविज्म के बाद एक और टर्म आता है पोस्ट पॉजिटिविज्म। पोस्ट पॉजिटिविज्म इज मोर और लेस लाइक पॉजिटिविज्म। इसमें जो है जो बातें पॉजिटिविज्म की क्वालिटी है वो इसमें भी आती है, लेकिन पोस्ट पॉजिटिविज्म में थोड़ा सा और इसको रिफाइन किया गया। जैसे कार्ल पॉपर की थ्योरी ऑफ फॉल्सिफिकेशन की बात करते हैं, वो ये कहते हैं, जैसे पॉजिटिविज्म कह रहा है कि हमने जो बताया है वो सत्य है, लेकिन जो पोस्ट पॉजिटिविज्म है वो कहता है, पॉपर ने ये बात कही थी, और अगर आपको इंटरेस्ट हो तो आप उस तरह का किताबें पढ़कर देख सकते हैं। उसमें उन्होंने कहा कि जब तक कोई और इसको ना गलत साबित कर दे, तब तक ये जो बात कही गई है वो सत्य है। इस तरह से पोस्ट पॉजिटिविज्म वाज अ काइंड ऑफ रिफाइंड फॉर्म ऑफ पॉजिटिविज्म। तो ये तो था वो दौर रिसर्च का जिसमें ये फोकस किया गया था, जिसे आप क्वांटिटेटिव रिसर्च के टर्म्स में कहते हो। अब देखो, जैसे कि जब आपको क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव पढ़ाया करते थे, और हम कहते थे देयर आर पैराडाइम्स एंड देयर आर टू पैराडाइम्स ऑन द फिलोसॉफिकल बिलीव्स बिहाइंड दैट, कि इसके पीछे लॉजिकल पॉजिटिविज्म है और इसके पीछे फिनोमिनोलॉजी है ना। लेकिन जब सोशियोलॉजिस्ट ने भी इस पर विचार किया तो उन्होंने भी ये बात करी, ये कॉम्टे ने इसको लाया सोशल साइंस रिसर्च में। फिर ये बात हुई कि नहीं, एक तरीका और हो सकता है, दैट इज इंटरप्रेटिविज्म या सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म भी कह सकते हैं। इट्स अ काइंड ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च, बट इसका जो फोकस है, तभी हम इसको मेथड्स ऑफ इंक्वायरी इन सोशल साइंसेस फ्रॉम सोशियोलॉजिकल एंगल हम ये बात कर रहे हैं। और इसमें ये इन लोगों का नाम, इनके किताबें आपको नेट पर अगर मिल जाए तो आप देखिएगा। ये एक तो मैंने लिंकन गुबा की नेचुरलिस्टिक इंक्वायरी कही, और एक बर्जन एंड लकमन की किताब है। इन्होंने इस बात पर फोकस किया कि नॉट ओनली दैट व्हाट यू आर गेटिंग इन डेटा, जो भी आप डेटा भी मत कहो, जो लोगों से बात करके आप निकाल रहे हो, उसमें आपका एज द टर्म सजेस्ट इंटरप्रिटेशन होना चाहिए। जो रियलिटी है दैट इज नॉट आउट देयर, बट इट इज अ काइंड ऑफ सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ द रियलिटी। आप इसको जो कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच आप वहां पढ़ते हो, उससे थोड़ा सा सोशल टेक्स्ट में इसकी बात की गई है कि इसमें जो है हम किसी भी तथ्य का अर्थ जो है सोशल सेटिंग में निकालते हैं, हम सामाजिक उससे निकालते हैं। और यहाँ पर आप क्या करते हो, क्वांटिटेटिव रिसर्च पॉजिटिविस्टिक अप्रोच में आप जो है पार्टिसिपेंट से जितना आप पूछते हो उतना आपको मिल जाता है, आप उससे ज्यादा बात नहीं करते हो। लेकिन यहाँ पर सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म या इंटरप्रेटिविज्म में इट अलाउ पार्टिसिपेंट्स टू शेयर देयर व्यूज, और रिसर्चर भी उसमें उनसे डिस्कशन करके उनके रियल मीनिंग को निकालने की कोशिश करता है। इट इज कंटेक्चुअल और इंडक्टिव इन नेचर। लोगों को हम उनको उनकी बात कहने का मौका देते हैं। And it argues that truth and knowledge is subjective, culturally and historically situated, based on lived experiences and understanding of them. कि अगर आप किसी से भी कुछ पूछने गए हैं, जो भी आप काम कर रहे हैं, तो वो उसका व्यक्तिक अनुभव है, भोगा हुआ सच है, वो उसकी सांस्कृतिक और ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में जहां उसने उस अनुभव को जिया है, उसके संदर्भ में
उसको इंटरप्रिटेशन करना जो है वो आवश्यक हो जाता है। हम करते हैं, हम बहुत सारे काम करते हैं, जब हम इंडिविजुअल डिफरेंस अपने क्लास में बात कर रहे होते हैं, पढ़ा रहे होते हैं, तो हम कहते नहीं है कि उस बच्चे को, जो बच्चा 30% है और उसको 50 तक ले आए, क्योंकि वो जो 30% उसका केवल इंटेलिजेंस नहीं है, उसकी सोशल सेटिंग है, वो जिस कल्चर में रह रहा है, जब उसके मान लो वो फर्स्ट जनरेशन लर्नर है, तो वो सारी चीजें हम समझकर इंटरप्रेट करेंगे उसके बारे में, रादर देन हम उसको जो है उसी पैरामीटर पर जज कर दें, है ना। तो यहाँ पर हम रिसर्चर जो है वो अपने को, अपने जहाँ वो प्रदत्त संकलन कर रहा है वहां से अपने को सेपरेट नहीं कर सकता है, और उसके जो अपने वैल्यू बिलीव्स है वो भी वहां पर शामिल होते हैं जब वो प्रदत्त संकलन कर रहा होता है या इंटरप्रिटेशन या एनालिसिस कर रहा होता है ना। तो यहाँ पर उस तरह से जो एक्सियोलॉजिकल इश्यूज जो हमने कहा है वो वैल्यू फ्री रिसर्चर नहीं हो सकता है। कई बार ये बच्चे कहते हैं कि अरे तो इसमें बायसनेस आ जाएगी, अरे तो आ जाएगी तो क्या, तो भारत में ग्रेविटेशनल फोर्स तो निकाल नहीं रहे हैं कि इंडिया में और अमेरिका में सेम आएगा। अब हम जो बात कर रहे हैं, तो अगर यहाँ की परिस्थितियों के अनुरूप जो हमने इंटरप्रिटेशन किया है वो होगा, और कहीं और पे जो कर रहे हैं तो वो वहां होगा। तो ये इतना बड़ा अपराध नहीं है, इट्स अ काइंड ऑफ वे टू अंडरस्टैंड द फिनोमेना। तो इसमें बहुत सारे लोग, जो इन लोग के नाम है हर्मेनोटिक्स, जिसमें हम कहते हैं टेक्सचुअल टेक्स्ट को अंडरस्टैंड करना, सिंबॉलिक इंटरैक्शन एक तरह का, दीज आर द वेरियस थॉट्स, फेनोमेनोलॉजी इसी में आता है। ये एक जर्मन वर्ड है वर्स्टेहन करके, ये सारे जो है ये थॉट्स जो है इन्होंने इंटरप्रेटिविज्म को बढ़ावा दिया और उसको कंट्रीब्यूट किया। तो इट्स लाइक अ मेथड ऑफ इंक्वायरी, जिसको हम इट्स वेरी पॉपुलर इन सोशल साइंसेस और स्पेशली सोशियोलॉजी में, और वो हम जैसे बोरो करते हैं तो हम सोशियोलॉजी की ये मेथोडोलॉजी, ये तरीका, इट्स क्वाइट प्रेवलेंट नाउडेज इन रिसर्चेस। यहाँ पर ये कोर प्रिंसिपल है, जैसे कि हमने पॉजिटिविस्टिक के कोर प्रिंसिपल्स देखे थे कि ह्यूमन बिहेवियर बेस्ड ऑन देयर ओन मीनिंग, हमारा जो व्यवहार है उसके पीछे हम खुद अर्थ निकाल रहे होते हैं, और वो अर्थ जो हम निकाल रहे होते हैं, हम जिस चीज को, जैसे तुमने समझा नहीं, वो समझा मैंने अपने तरह से समझा ना, कि तुमने जो ये बिहेवियर किया वो मुझे ऐसा लगा, और वो बिहेवियर मुझे ऐसा लगा क्योंकि मैं जो अपने आसपास रहती हूँ, लोगों से जिस तरह का सोशल इंटरेक्शन करती हूँ, उसके अनुसार मैंने उसे समझा। तो हम वो मीनिंग्स उस तरह निकालते हैं, जैसे अरे वही जो बहुत नॉर्मल एग्जाम्पल देते हैं कि हमारे यहाँ अभिवादन ऐसे किया जाता है, कहीं ऐसे किया जाता है, जब अब हम काफी कॉस्मोपॉलिटन कल्चर में रह रहे हैं, नहीं तो जो ऐसे करता है तो हमें लगता है कि ये सही तरीके का अभिवादन है कि नहीं है, हमारे सोशल सेटिंग में हम तो इसी तरह का करते हैं। लेकिन इस तरह की चीज था कि मीनिंग्स आर जनरेटेड फ्रॉम सोशल इंटरेक्शन एंड they may be adopted based on an individual's perception of the situation or their experience of it, and it's my experience that what I'll say, that what is the right way for me and for the people to interact with, है ना, और how I perceive that very situation, कि हम जो मैंने एग्जाम्पल दिया कि मुझे क्या लगता है कि इस सोशल सेटिंग में किस तरह का अभिवादन मुझे अच्छा लगता है। मतलब अभिवादन के कई तरीके हो सकते हैं। हमारे देश में हम गले लगकर अभिवादन करते हैं, हम किस किस सोशल सर्किल में गले लगकर अभिवादन करते हैं, क्या पता हम अपने रिश्तेदारों में गले लगकर अभिवादन करते हैं, लेकिन हम अपने प्रोफेशनल सेटिंग में गले लगकर अभिवादन नहीं करते हैं। तो दीज आर द थिंग्स, जो हम वो मीनिंग निकाल रहे होते हैं वो हमारे सिचुएशन और हमारे एक्सपीरियंसेस पर निर्भर करता है, और ये इंटरप्रेटिविज्म है, और ये कहीं ना कहीं फिर हमारे जो वैल्यूज हैं, हमारे जो बायसनेस है, वो सब हमारे रिसर्चर के उसमें आते हैं, एंड दैट इज गुड, दैट इज ओके, बिकॉज ही और शी इज वर्किंग इन दैट वेरी सेटिंग ना। इस तरह की चीज ये मानकर चलता है। इंटरप्रेटिविज्म ये भी मानकर चलता है कि नॉलेज इज सोशली एंड हिस्टोरिकली नेगोशिएटेड and there are cultural norms which contribute to individual perception and collective negotiation of meaning। और चीजों को केवल जो दिख रहा है, रियलिटी जो दिख रही है नहीं, उसके साथ साथ सामाजिक और ऐतिहासिक कॉन्टेक्स्ट में भी उसको निगोशिएट करना होगा। हम अपने समाज की सोशल सेटिंग में इस चीज को बेहतर ढंग से समझ सकते हैं कि हम कई चीजों को इंटरप्रेट करते हैं कि उनका कारण क्या है, तो वो हमें इस संदर्भ में समझना होगा।
है ना? तो ये चीज है, और ये एक डिफरेंस है पॉजिटिविज्म और सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म के बीच में, कि पॉजिटिविज्म में जो ऑब्जर्वर है या रिसर्चर है वो इंडिपेंडेंट होता है, लेकिन सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म में रिसर्चर जो है वो पार्ट ऑफ व्हाट इज बीइंग ऑब्जर्व, वो वहां पर पार्टिसिपेंट की तरह होता है। यहाँ पर पॉजिटिविज्म में उसका इंटरेस्ट रिलेवेंट होता है, लेकिन यहाँ पर जरूरी है आप जिस मेन ड्राइवर ऑफ साइंस उसमें काम करता है। फिर जो है बाकी मेरे ख्याल से हम लोग इसको डिस्कस बाद में कर लेंगे। हम पहले क्रिटिकल पीडागोजी की बात कर ले कि बाकी ये सब आप समझते हैं, जो क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव की बात होती है कि हाइपोथेसिस रिडक्शन करते हैं, इसमें यहाँ पर रिच डेटा ले रहे होते हैं, इस तरह की चीजें। यहाँ पर रिडक्शनिस्ट होता है, यहाँ पर होलिस्टिक होता है, यहाँ पर स्टैट्स लगाकर काम करते हैं, यहाँ पर हम थ्योरेटिकल एब्स्ट्रैक्शन पर काम कर रहे होते हैं, तो थ्योरी जनरेट करने की बात कर रहे होते हैं। तो इस तरह का चीज होता है। और इंटरप्रेटिज्म का एक एग्जाम्पल बहुत अच्छा है, जैसे कि एक पेशेंट्स का वार्ड है और वहां पर जो है जो पेशेंट्स हैं उनके अपने जो एक्सपीरियंसेस, जो उनके वहां पर ध्यान रखने वाले लोग हैं, तो उनके जो एक्सपीरियंसेस हैं वो उनके अपने पर्सपेक्टिव से होंगे। आप ये कहो, आप किसी का केयर कर रहे हो कि इतना तो ध्यान रख रहे हैं, लेकिन वो केयर जिसको मिल रही है वो उसका पर्सपेक्टिव होगा कि उसको केयर मिल रही है, कि कैसे लग रहा है उसको। और हो सकता है उस वार्ड में एक केयर करने वाला हो और वो जो चारों के ध्यान रख रहा है, लेकिन अलग अलग लोगों का जो अनुभव होगा वो आपको जब वो बताएंगे तो यू कैन अंडरस्टैंड दैट कि रियलिटी के अलग अलग रिप्रेजेंटेशन हो सकते हैं। जैसे एक ही घटना को जब आप अलग अलग लोगों से सुनते हो तो वो आपको अलग अलग तरह से समझ में आ रही होती है, एक होलिस्टिक व्यू दे रही होती है। तो एग्जैक्टली वो चीज इंटरप्रेटिविज्म है कि आप फिर उसको उन लोगों के, तीनों के, चारों के जितने लोग हैं, मान लीजिए एक वार्ड में जितने लोग हैं, उन्होंने जो अपने अनुभव साझा किए उसके आधार पर आप उसे इंटरप्रेट कर रहे हो। तो ये जो मेन फोर्स आपके फोकस में आएगी आपके शुरुआत से रिसर्च में, कि आप किस तरह से डेटा कलेक्शन में भी अपना इनपुट रखोगे, आप जब आप एनालिसिस करोगे तब आप अपना इनपुट रखोगे, तो वो आपका जो मेथड ऑफ इंक्वायरी पैराडायमिक बिलीफ होगा वो इंटरप्रेटिविज्म है। तो एक हमने देखा पॉजिटिविज्म, पोस्ट प्री पॉजिटिविज्म, फिर पॉजिटिविज्म, पोस्ट पॉजिटिविज्म इज क्लोज टू पॉजिटिविज्म, देन ये आया इंटरप्रेटिविज्म, या इसको सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म भी, सोशल कंस्ट्रक्शन भी कहते हैं। इसके बाद फिर ये थोड़ा सा मुझे एक इंटरनेट पे अच्छा सा चित्र मिल गया था, ये कि पॉजिटिविज्म जो है उसमें वो सोशियोलॉजी के लिए कहता है कि ये साइंस है, और ये कहता है कि इंटरप्रेटिविज्म कहता है कि हमें यहाँ पर सब्जेक्टिविटी और अंडरस्टैंडिंग को भी ध्यान रखना है, कि बिहेवियर को हम केवल जो है कॉज एंड इफेक्ट पर नहीं बता सकते हैं। इंटरप्रेटिविज्म कहता है कि बिहेवियर को हमें फ्री विल पे, एंड इट इज नॉट नेसेसरी कि कोई जो क्या कारण है वो जो केवल दिख रहे हैं वही नहीं है, उन सबको समझने का, सब्जेक्टिविटी के पॉइंट ऑफ व्यू से समझने का प्रयास है, वो इंटरप्रेटिविज्म है। ये सोशियोलॉजी के संदर्भ में ये चित्र मैंने देखा था, और इसमें ये दुर्खिम का नाम लेते हैं इन्होंने। आप एक बहुत फेमस स्टडी है, आपको सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन में भी आपने पढ़ी होगी, सुसाइड पर उन्होंने किस तरह का काम किया था। और बाद में जो है एटकिंसन ने भी सुसाइड पर एक स्टडी की सोशल सेटिंग में। वो दोनों अलग अलग अप्रोचेस पर हैं, कभी डिटेल में पढ़ना तो आप इसको ढूंढकर पढ़ना तो आपको अच्छा लगेगा। फिर तीसरी अप्रोच की बात करते हैं, वो है क्रिटिकल थ्योरी। ठीक है, ये दोनों समझ में आ गए, जो सवाल हो लिख के रखो, फिर बाद में बात करते हैं। तीसरा हम क्रिटिकल थ्योरी जो करते हैं, इसमें तो जो बहुत ही ट्रेडिशनल अप्रोच वाले होंगे वो नहीं पसंद करेंगे, लेकिन इसमें आपने आजकल ऐसी बहुत सारी रिसर्चेस देखी होंगी। जैसे मान लीजिए अभी बहुत खराब एक हादसा हुआ मणिपुर में, ठीक है, उस पॉइंट ऑफ व्यू से कि आप अगर वहां पर रिसर्च करने जाते हैं तो डेफिनेटली यू विल गो विद द एडवोकेसी अप्रोच। आप उस अन्याय को सहने के अंदाज से नहीं जाएंगे, तो वो जो रिसर्च करने जाएंगे जहां आपका फोकल पॉइंट ऑफ द स्टडी होगा कि कोई सप्रेस था, किसी के साथ गलत बर्ताव हुआ, तो
उस तरह की रिसर्च जो आजकल बहुत सारे ऐसे, अभी मैं और अप्रोचेस की बात करती हूँ, अभी मैं फेमिनिस्ट अप्रोच की बात करने लगी, या इनइक्वालिटी, ऊपर नीचे समाज में कुछ लोगों को दबाया गया है, कुछ लोग अकेले हैं, एलिनेटेड हैं, या जो हम ये हम आजकल बात करते हैं क्वेयर और ये एलजीबीटी और इस तरह का, या जो या जिनको एलजीबीटी से भी पहले हम बात करेंगे, जो हमारे सोसाइटी में म्यूट कहते हैं, वो उन लोगों के बारे में, उनके अधिकारों के बारे में, जो लोग दबे हैं, इस सोशल सेंस में हम बात कर रहे हैं, नॉट ओनली इन एजुकेशन सेंस, कि एम्पावरमेंट, इनइक्वालिटी, सेपरेशन, एलिनेशन, ये सारे जो इश्यूज हैं, और जिसमें जब आप काम करने जाते हैं तो आप एडवोकेसी, मतलब आप उनके तरफ से जाते हैं, तो आप ये नहीं कहोगे कि जी ये तो बैरिस्ड हो गया, हमने तो उनका साइड लेकर बात करें। आप चलते ही इस अंदाज में हो कि आपको उस जो कुछ भी हो रहा है, आप देखते हो ना, हम कहते हैं कि नए तरह से इतिहास लिखा जाए, महिलाओं का इतिहास क्यों नहीं लिखा गया है, शूद्रों का इतिहास क्यों नहीं लिखा गया, इस तरह का हम बात कर रहे होते हैं ना, कि उन केवल राजाओं का इतिहास क्यों लिखा गया है, इस तरह की जब हम बात कर रहे होते हैं तो हम क्रिटिकल थ्योरी अप्रोच के साथ चल रहे होते हैं। यहाँ पर ये इस पैराडाइम में आप कार्ल मार्क्स कर लो, उन्होंने कह दिया था कि समाज दो ऐसे है, ऊपर है और नीचे है, कुछ लोग हैव्स हैं, हैव नॉट्स हैं, कुछ को दबाया गया है, कुछ दब रहे हैं, है ना, इस तरह की चीजें। तो ये आप हर चीज में देख लो, जब हम लोग कहते हैं, ये तो बीजू भाई वधेका भी आप लोग पढ़ रहे होंगे कि किताबों की अलमारियां नीचे क्यों नहीं बनाई जाती हैं, ऊंची क्यों बनाई जाती हैं, बच्चे को मजबूर क्यों महसूस कराया जाता है, ये तो क्या जिनके पास है, जो बनाते हैं, वो वैसा कर रहे होते हैं ना। तो इसमें आपने पॉलो फ्रेरे को पढ़ा है, आप ऐसे सोशल साइंटिस्ट हैबरमैस है, उन्होंने भी इस तरह का बात किया, और इन्होंने कहा कि नहीं, हमें इस पॉइंट को लेकर चलना चाहिए, है ना, कि हम मार्जिनलाइज सेक्शन जो है हमारी सोसाइटी के, सोशल जस्टिस से रिलेटेड जो इश्यूज हैं, उन पर काम करने के लिए, तो आपको उन इश्यूज को एड्रेस करने के लिए जो आप रिसर्च कर रहे होते हो, वो क्रिटिकल थ्योरी के अंतर्गत ये मेथोडोलॉजी, इस अप्रोच के साथ चलते हैं, जिसके पीछे इन लोग के थॉट्स हैं। यहाँ पर ये टर्म बड़ा अच्छा सा है कि रिसर्चिंग विद रादर रिसर्चिंग ऑन, आप किसी और पर रिसर्च कर रहे हो, उससे ज्यादा आप उसके साथ साथ रिसर्च कर रहे हो, जिस ग्रुप में आप गए, जहां पर आप काम कर रहे हो, यू लिव दैट एक्सपीरियंस, जो कुछ भी हो रहा है, आप उनके साथ जो अत्याचार हुआ है, आप उसको बराबर भोग रहे हो एज अ रिसर्चर। तो ना, इस तरह की चीज यहाँ पर वो एक्नॉलेज करते हैं कि evolution of society was making it increasingly complex and therefore increasingly more difficult to investigate. There are not only few factors on the basis of which you will do the investigation, but यहाँ पर हमें फोकस करना है कि जो बहुत सारे ये पॉलिटिकल सेपरेशन, या वो समाज में जो लोग का एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, उन सब के संदर्भ में हमें जो है इन चीजों को समझना होगा, और हम वैसे रिसर्च करते हैं। और ये अप्रोचेस की मैं बात कर रही थी कि क्रिटिकल थ्योरी में भी ये अप्रोचेस होते हैं कि हम जो है किसी आइडियोलॉजी को क्रिटिक करें, या फेमिनिस्ट रिसर्च के संदर्भ में, या पार्टिसिपेटरी रिसर्च हम वहां पर जाकर देखें कि ऐसा क्या हो रहा है। आप किसी ने पार्टिसिपेटरी रिसर्च करी तो उसने देखा ना कि गांव में महिलाएं कितना काम कर रही होती हैं, वो खेतों में भी काम कर रही होती हैं, और वो किचन में भी काम कर रही होती है, और वो पानी भी लेने जा रही होती है ना। तो वो पार्टिसिपेटरी रिसर्च की तरह, और ये बहुत अच्छी बात है कि इट्स अ काइंड ऑफ एक्शन रिसर्च, कि जब आप वहां पर काम करते हो, उनके बीच में रहकर करते हो, और वो जो मुद्दे निकल कर आते हैं। इथनोग्राफी में भी एक क्रिटिकल इथनोग्राफी होती है, यू हैव बीन हियर देयर एज अ पार्टिसिपेंट, और फिर आपने वहां पर वहां की प्रॉब्लम्स और जो ओवर द इयर्स जो सेपरेशन था, या कोई भी जो भी मुद्दा आपने लिया, वो मुद्दा आपका फोकल पॉइंट होता है। तो इस तरह का चीज लेकर जब हम चल रहे होते हैं, तो वो क्रिटिकल थ्योरी के अंतर्गत आती है। और एक चौथा है जो आप लोग के किताब में नहीं, कोर्स में नहीं लिया होता है, लेकिन आजकल किताबों में है, कि ये अप्रोच है कि प्रैग्मेटिक वर्ल्ड व्यू लेकर चलते हैं, कि जो भी आप रिसर्च में वो अप्रोच लेकर चलोगे, वो मेथड ऑफ इंक्वायरी लेकर चलोगे जो प्लूरलिस्टिक है, जहां जो लग जाए, बिल्कुल डीवी वाली बात, कि जिससे आपको हल मिल रहा है, जहां सुई की जरूरत है तो सुई ले लो, जहां तलवार की जरूरत है तो वहां तलवार ले लो, सब कुछ मिलाकर आप अपने
प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालो। तो दिस इज द फोर्थ वन, मतलब जो लेटेस्ट है, जिसे हम कहते हैं, जिसको हम अपने रिसर्च की किताबों में मिक्स मेथोडोलॉजी अप्रोच कहते हैं ना। तो ये दिस अ प्रैग्मेटिक वर्ल्ड व्यू। हम यहाँ पर अब इस झगड़े में नहीं पड़ते हैं कि अरे ये तो रियलिटी को इस तरह देखता है, ये रियलिटी को इस तरह देखता है, तो ये दोनों साथ ही नहीं चल सकते हैं। बीच में एक समय ऐसा था जब हम कहते थे ना ना ये वाला अप्रोच ही अलग है, ये अप्रोच ही अलग है, तो तुम दो लोग साथ कैसे चल सकते हो, इस दो अप्रोच के साथ एक काम में कैसे बढ़ोगे। लेकिन तो ये अब नाउ दिस इज द प्रैग्मेटिक वर्ल्ड व्यू। We emphasize on to understand the phenomena accurately rather than emphasizing that no, this is the my ontological stand and this is my axiological stand। ऐसा नहीं है, ये डिपेंड करेगा सिचुएशन पर और कॉन्सिक्वेंसेस पर। ठीक है, ये एक जो है एक बुक से मुझे मिला था कि तीनों को कंपेयर किया है हमने कि जैसे मान लीजिए हमारा थॉट है कि हम रिसर्च क्यों कर रहे हैं, तो पॉजिटिविस्टिक और पोस्ट पॉजिटिविस्टिक इसे कहेगा टू डिस्कवर लॉज दैट आर जनरलाइजेबल एंड गवर्न द यूनिवर्स। कंस्ट्रक्टिविस्ट कहेगा कि हम ह्यूमन नेचर को डिस्क्राइब और समझने के लिए कर रहे हैं, और क्रिटिकल थ्योरी कहेगा कि हम रिसर्च इसलिए कर रहे हैं कि कोई जो मिथ्स है उनको हटाया जाए और सोसाइटी में जो लोग हैं जो जिनको जरूरत है उनको इम्पायर करें, सोसाइटी को परिवर्तित करें। जैसे घटना का इतना बुराई हो रहा है, इतना निंदा हो रही है, और हम क्या एज अ सोसाइटी इवॉल्व है, ये हमें सोचने पे मजबूर होना पड़ रहा है ना। तो क्रिटिकल थ्योरी इस तरह के मुद्दों पर काम करेगा। फिर इसी तरह ऑन्टोलॉजिकल एजम्पशंस जो है उसमें आप पॉजिटिविस्टिक पोस्ट पॉजिटिविस्टिक पढ़ते हो, समझते हो, तो मैं कंस्ट्रक्टिविस्ट और क्रिटिकल थ्योरी की ज्यादा बात करती हूँ कि कंस्ट्रक्टिविस्ट कहता है या इंटरप्रेटिविस्ट कहता है कि मल्टीपल सब्जेक्टिव रियलिटीज है, और क्रिटिकल थ्योरी कहता है कि सब रियलिटीज जो है वो पावर डायनामिक्स के साथ बदलती हैं। वही क्या हम कहते नहीं है कि तुम्हारे लिए अलग नियम है, हमारे लिए अलग नियम है। तो ये सोशल, पॉलिटिकल, कल्चरल, इकोनॉमिक, एथनिक, जेंडर, इन सब के बेसिस पर जो अगर हमें कहीं पर भी लग रहा है कि कुछ ऐसा है जो ऊपर नीचे है, जो ऑप्रेस्ड है, तो उसको हैंडल करने के लिए जब हम चलते हैं और हमारा टॉपिक ऐसा होता है, तो वो क्रिटिकल थ्योरी के अंतर्गत आएगा। जैसे मान लीजिए आप थर्ड जेंडर वालों के शिक्षा के पर काम कर रहे हैं, तो वो कहीं पर सप्रेस है, उनको कई बार शिक्षा नहीं मिला, या कुछ लोगों ने ऐसा काम किया तभी आजकल के फॉर्म में वो जो है टिकाने लगा है कि मेल फीमेल और थर्ड जेंडर ऐसे करके ना, या नन, या आप अपने को क्या कहना चाहोगे, इस तरह की चीजें। तो दीज आर द सोशल रिसर्चेस व्हिच हैपन इन दिस फील्ड। तो ये वाली चीज जो है क्रिटिकल थ्योरी के अंतर्गत आती है। और तीसरा एपिस्टेमोलॉजिकल असम्पशंस, तो ये कंस्ट्रक्टिविस्ट और इंटरप्रेटिविस्ट दोनों मानकर चलते हैं कि नॉलेज सब्जेक्टिव है, और जो है हम जब बात करते हैं और उसके बेसिस पर निगोशिएट करते हैं कि जो बात मैंने समझी वो सही समझी कि नहीं समझी, इस तरह की चीज। मैं इतने पे ही अपनी बात रोकती हूँ, और आप लोग अब कुछ बात करना चाहें तो प्लीज अब आप लोग बात करें। मैं बहुत जल्दी में, तो बच्चे मेरे जानते हैं मैं बहुत जल्दी जल्दी बढ़ाती हूँ, बात करती हूँ, इसलिए आई नो यू विल हैंडल विद दिस। अब कुछ चीज नेटिव के पीछे फिनोमिनोलॉजी है, और इनकी मेथोडोलॉजी इथनोग्राफी है। इथनोग्राफी और बहुत सारी आती हैं। और अगर आपसे पूछा जाता है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द पैराडाइम्स बिहाइंड द रिसर्चेस या मेथड्स ऑफ इंक्वायरी इन सोशल साइंसेस, तो ये जो बातें हम लोगों ने आज की हैं उस पर आप ये बात करेंगे। और अगर वो पूछेगा सवाल में, तो यूजुअली वो प्री पॉजिटिविस्टिक वर्ड वो एक किताब में उन्होंने इस बात को पॉजिटिविज्म को समझाने के लिए रखा है। लेकिन अगर आप एक्सप्लेन करेंगे तो अच्छी बात है कि पॉजिटिविज्म से पहले देयर वाज नो ऑर्गेनाइज्ड मेथोडोलॉजी, तो वो जो है प्री पॉजिटिविस्टिक एरा कहलाती है। और ये बाद में जो है ये पॉजिटिविस्टिक एरा है जिसमें जो है ये एम्फेसाइज किया गया था। और पोस्ट पॉजिटिविज्म मेनी टाइम्स दे यूज इट इंटरचेंजेबली, इट इज अ मोर रिफाइंड form of positivism or more acceptable form of today, है ना। तो वो पोस्ट पॉजिटिविज्म है।
वो नहीं है। पोस्ट पॉजिटिविज्म टर्म एक्चुअली क्वालिटेटिव नहीं के लिए यूज होता है। पोस्ट पॉजिटिविज्म और पॉजिटिविज्म दोनों साइंटिफिक रिसर्चेस के लिए यूज होता है, और फिनोमिनोलॉजी या जो ये सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म, इंटरप्रेटिविज्म, ये सारे बिहाइंड, दे आर द बिहाइंड क्वालिटेटिव रिसर्चेस। तो मैम सोशल साइंस थ्योरीज में ये पॉजिटिविज्म, क्रिटिकल थ्योरी एंड ये इंटरप्रेटिव, ये सारी चीजें आती हैं? नहीं, देखो यही पैराडाइम भी, यही पैराडाइम के सेंस में बात करेंगे तो आप क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव और उसके फिलोसॉफिकल बिलीफ को बात करोगे। अगर सोशल साइंसेस में कैसे इवोल्यूशन हुआ मेथड्स ऑफ इंक्वायरी का, तो आप ये जो मैंने ये बात की है ये बात करोगे। बाद में तो वो बातें इंक्लूडेड ही थी, मैंने वो आपको आपकी पूर्व ज्ञान के साथ इसको आगे बढ़ाया है ना। ओके मैम, थैंक। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मिक्स मेथड रिसर्च? तो आपके लिए मैम क्लास करवाएंगी। मिक्स मेथडोलॉजी एक होती है, उसमें हम कैसे पैराडाइम अगर पूछेगा तो आप दोनों को इंक्लूड करके बता दोगे, लेकिन अगर वो सवाल करेगा कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मिक्स मेथडोलॉजी, तो मिक्स मेथडोलॉजी पे आपका पूरा होता है ना कि वेयर इज द फोकस ऑन क्वालिटेटिव पे, क्वांटिटेटिव पे, वो जो आपको मिलेगा वो बात करेंगे। अगर पैराडाइमिक पे तो कहता है, वो तो कहेगा ही कि आप दोनों को एक साथ लेकर चलो, जो मैंने बोला लास्ट में प्रैग्मेटिक वर्ड व्यू, कि वो दोनों को साथ लेकर चल रहा है, दैट इज द बिहाइंड ऑफ मिक्स मेथडोलॉजी, है ना। तो जब आप जिससे सारे आपने बता दिए, तो कहा कि मिक्स वाले में वो कोई भी यूज कर सकता है, तो वो प्रैग्मेटिक है। मिक्स मेथड के पीछे तो थॉट यही है ना कि प्रैग्मेटिक वर्ड, जो जहां लग जाएगा, जो जरूरत होगी हम वो यूज करेंगे, ये वाली चीज। और कैसे करनी है, अगर ये सब अब तुम लोग, मुझे लग रहा है सब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हो, तो अगर एग्जाम के क्वेश्चन हैंडल करने से है, तो क्वेश्चन अगर आएगा मिक्स मेथडोलॉजी पे, तो आप मिक्स, पैराडाइमिक नहीं है तो आप मिक्स को डिटेलिंग करोगे, है ना।